दोस्तों, अपने इस YouTube चैनल के शैक्षिक कार्यक्रम में मैं आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। Friends, in earlier lecture we have already discussed about some fundamentals and introductory of separation of power. Simply we have discussed that in separation of power there is a distribution of powers in two forms, that is either vertical or horizontal. If the distribution of power is vertical, then it simply lays the federal form of government in which power flows from upward to downwards. Whereas horizontal distribution of power is responsible for either parliamentary or presidential form of government in which powers and functions are distributed among executive, legislature and judiciary at both center and state level. तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि कुछ भूमिका मूलक और कुछ बड़ी ही आधारभूत चीज़ों का डिस्कस हमने पिछले क्लास में सेपरेशन ऑफ पावर अर्थात शक्तियों के पृथक्करण के संदर्भ में किया था। हमने इस चीज़ का जिक्र किया था कि शक्तियों का पृथक्करण दो आधार पर होता है, चाहे वो वर्टिकल यानी उदग्र हो जिसमें शक्तियाँ ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है, एवं जो संघात्मक और एकात्मक अर्थात फेडरल और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए उत्तरदायी होता है। जबकि दूसरी तरह से शक्तियों का वितरण हॉरिजॉन्टल अर्थात क्षैतिज होता है, जिसमें शक्तियों को सरकार के कई विभिन्न अंगों में सेंटर और स्टेट लेवल पर बांट दिया जाता है, एवं इसके माध्यम से या तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अर्थात संसदीय शासन व्यवस्था या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अर्थात प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जन्म होता है। दोस्तों, हमने ये जिक्र किया था कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जिसके तहत शक्तियों एवं कार्यों का वितरण किया जाता है, ये इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि संविधान का अधिकतर भाग इसी से उत्पन्न शासन व्यवस्था, सरकार के अंग, उसके कार्य आदि के वर्णन से भरे पड़े हैं। मसलन उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्रीय एवं राजकीय स्तर पर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका अर्थात एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एवं जुडिशियरी का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ इसके अंतर्गत केंद्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा एवं राजकीय स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, स्टेट लेजिस्लेचर, ये सब का अध्ययन हम करते हैं, जिसका मूल और आधार यही सेपरेशन ऑफ पावर, यही शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत है। अगर हम भारतीय संविधान पर भी दृष्टिपात करें तो आप शुरू से देखेंगे कि हम लोग पढ़ते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है कि एकात्मक है। इसके साथ ही साथ हम लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल पढ़ते हैं, केंद्रीय विधायिका पढ़ते हैं, फिर केंद्रीय और संघीय न्यायालय पढ़ते हैं। उसके बाद अगर हमारे देश में चूंकि संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, इसलिए राज्य भी हमारे उसी तरह के शासन व्यवस्था को फॉलो करती है, अनुसरण करती है। अतः इसके माध्यम से राजकीय स्तर पर राज्य विधायिका, राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं और ये सारी चीज़ें शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से ही गहरे रूप से संबद्ध है। आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि आखिर शक्ति पृथक्करण का ये महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रकाश में आया कैसे, इसका प्रतिपादक कौन था। तो दोस्तों, इस संदर्भ में एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है कि इस सिद्धांत का जन्म ही गलत अवधारणाओं पर हुआ, अर्थात जिस देश की शासन व्यवस्था को देखकर इस सिद्धांत को गढ़ा गया, वहां किसी भी रूप में सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया ही नहीं गया है। न तो वर्टिकली अपनाया गया है और न ही हॉरिजॉन्टल अपनाया गया है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि वर्टिकली मतलब जिस देश की शासन व्यवस्था को देखकर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, वहाँ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ही नहीं, क्योंकि
उस देश में का शासन व्यवस्था यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी एकात्मक शासन व्यवस्था को वहाँ अपनाया गया है, जहां संपूर्ण शक्तियों का सेंट्रलाइजेशन या संकेंद्रण एक मजबूत केंद्र में है। इन दैट कंट्री कंप्लीट पावर वेस्ट्स इन सिंगल सेंटर, अर्थात सारी शक्तियां केंद्र में ही निहित है। सेकेंडली, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर वाज आल्सो नॉट स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल देयर, अर्थात जिस देश की शासन व्यवस्था को देखकर इस शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया, वहाँ शक्तियों का क्षैतिज वितरण भी नहीं किया गया है, अर्थात वहाँ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी के बीच शक्तियों का कठोर विभाजन न था। कार्यों का स्पष्ट विभाजन तो था। पार्लियामेंट enacts the law which was executed by executive, that was council of minister, लेकिन ये कार्यपालिका अर्थात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ली जाती थी कहाँ से? तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर संसद से यानी पार्लियामेंट के ही दोनों सदनों से ली जाती थी, और यही सिस्टम, यही व्यवस्था हमारे देश में भी अपनाई गई है, क्योंकि ये संसदीय शासन व्यवस्था की बड़ी मुख्य विशेषता रही है। दोस्तों, ये देश था इंग्लैंड, जिसकी शासन व्यवस्था को देखकर वहाँ की शासन व्यवस्था की विशेषताओं के अनुसार शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को गढ़ा गया। लेकिन इंग्लैंड के शासन में कहीं भी शक्तियों का पृथक्करण नहीं था, जैसा हमने अभी अभी जिक्र किया। न तो वहाँ वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर था, चूंकि वहाँ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया था, और न ही वहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर था, क्योंकि वहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इन सख्त रूप में अपनाया गया कि वहाँ की कार्यपालिका अर्थात एग्जीक्यूटिव संसद के ही दोनों सदनों से ली जाती थी। वहाँ अमेरिका के तरह ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी। जैसे अगर हम अमेरिका की शासन व्यवस्था को देखें तो अमेरिका का राष्ट्रपति वहाँ लेजिस्लेचर से अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को नहीं लेता है, वहाँ अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, अपने एग्जीक्यूटिव को अमेरिका का राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से चुनता है। इसीलिए अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की ये मुख्य विशेषता रही है कि वहाँ सेपरेशन ऑफ पावर अर्थात शक्तियों के पृथक्करण को अत्यंत ही कठोर रूप में अपनाया गया है। इंग्लैंड में तो न्यायपालिका भी संसद के उच्च सदन अर्थात लॉर्ड सभा से बनी है। अतः इंग्लैंड में सरकार के अंगों का कठोर पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ पावर, तो इंग्लैंड में कहीं पर था ही नहीं। सरकार के अंगों का कठोर पृथक्करण यानी सेपरेशन कहीं भी इंग्लैंड में अपनाया नहीं गया था, परंतु हाँ, कार्य अलग अलग संस्थाओं द्वारा संपन्न जरूर किए जाते थे। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे कैसे ये सिद्धांत प्रकाश में आया। तो दोस्तों, आप सबों ने एक बड़ा ही ख्याति प्राप्त लब्ध प्रतिष्ठित राजनैतिक चिंतक का नाम सुना होगा जो फ्रांस में रह रहा था। उसका नाम था मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू एक तरफ तो फ्रांस की निरंकुश स्वेच्छाचारी आतताई राजशाही शासन का दंश झेल रहा था, तो वहीं उसे पड़ोसी देश ब्रिटेन में अत्यंत ही सुचारू एवं शांति रूप से चल रही शासन व्यवस्था और शासन व्यवस्था की सक्षमता उसे दिख रहा था। एक तरफ वो फ्रांस के निरंकुश राजा लुई 14वां, 15वां एवं 16वां को देख रहा था, जिसकी धारणा ही थी आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ। तमाम शक्तियां एक सम्राट के हाथों केंद्रित थी, जनता को किसी भी तरह का कोई भी अधिकार प्राप्त न था। दूसरी ओर ब्रिटेन में राजतंत्र तो था, परंतु वो सीमित था एवं नियंत्रित था, एवं संसदीय उत्तरदायी शासन का विकास हो रहा था। जनता को अधिकार प्राप्त थे एवं शासन व्यवस्था अत्यंत ही शांतिपूर्वक संचालित हो रहा था। इंग्लैंड की शांत सुचारू शासन व्यवस्था से प्रभावित होकर ही फ्रेंच राजनीतिक चिंतक मॉन्टेस्क्यू ने 1748 में 1748 में एक अत्यंत ही प्रसिद्ध किताब लिखा, डी एल स्पिरिट डेस लोएस। डी एल स्पिरिट डेस लोएस, जो स्पिरिट ऑफ लॉस के नाम से विश्व प्रसिद्ध है, विश्व विख्यात हुआ। इस किताब में ही
उसने सेपरेशन ऑफ पावर अर्थात शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की विशद वर्णन किया है। तो मॉन्टेस्क्यू के इसी किताब डी एल स्पिरिट डेस लोइस अर्थात स्पिरिट ऑफ लॉस से जन्म लेता है सेपरेशन ऑफ पावर अर्थात शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत, और इसी शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है संघात्मक शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था एवं अध्यक्षात्मक अर्थात प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आदि आदि। दोस्तों, सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत पर आधारित शासन व्यवस्था एवं उससे उत्पन्न प्रत्येक अंगों एवं उपांगों की विशद और विस्तृत चर्चा हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अपने इस लेक्चर सीरीज में करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।